तो बच्चों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाप्लास या लाप्लस या लैप्लास या लाप्लेस, जो भी आप कहना चाहें, इसको लोग अलग अलग तरीक़ों से प्रोनाउंस करते हैं, है ना। तो खैर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ये टॉपिक अपने आप में तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में इसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन के कई बार क्वेश्चन निकाले जाते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए पहले लाप्लास को समझेंगे, फिर इन्वर्स लाप्लास को भी समझना पड़ेगा, और फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। देखो ध्यान दो, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही बोलते हैं। देखो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मतलब होता है फंक्शन से, जैसे हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, तो वो एक टाइप का फंक्शन ही था। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी वही चीज़ है कि फंक्शन का मतलब, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई जो कुछ इनपुट लेकर के कुछ आउटपुट देते, जैसे कि भाई साइन एक्स फंक्शन है, तो मैं एक्स को आपने 90 डिग्री डाला तो आंसर 1 मिल गया, तो वही चीज़ है फंक्शन, मतलब जो कुछ ना कुछ काम करे। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग एक करके समझते हैं। देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट याद रखो जिसको हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। एक टर्म होता है फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। देखो ये क्या होता है इसका, देखो बच्चों यहाँ पर मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें और e की पावर माइनस ax इंटू एफ एक्स को निकालें, और मान लो ये वैल्यू फाइनाइट आ जाए, है ना। मान लो मेरे पास fx कोई फंक्शन है, मान लो मेरे पास fx कोई फंक्शन है, और उसमें हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax करें, और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल फाइनाइट आ जाए, है ना। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि fx इज ऑफ exponential order, fx is of exponential order as x tending to infinity, है ना। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है ना, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये बात बच्चों यहाँ पर जरा इसमें ध्यान रखनी है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब हो गया कि उस फंक्शन को e की पावर माइनस ax से मल्टीप्लाई करो और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लो और आंसर कुछ फाइनाइट आ जाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान दो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया, और फंक्शन ले लिया x की पावर n, और n को ले लिया पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो इसको चेक करते हैं। मान लो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी को निकाला, e की पावर माइनस ax से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और इनटू fx। fx देखो x की पावर n है। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी होगी, और लिमिट निकालने में बेटा हम लोग चैंपियन तो हैं। देखो ध्यान देना बच्चों, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीज़ों का यूज है, लिमिट का और इंटीग्रेशन का। तो लिमिट और इंटीग्रेशन दो तीनों चीज़ें बच्चों हमको पहले से आनी चाहिए। आपने सब पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए बच्चों, जरूरत पड़ने पर बता दूंगा, परेशान मत होना, लेकिन थोड़ा सा बच्चों हमको आना चाहिए, लिमिट और इंटीग्रेशन बेसिक चीज़ें आना चाहिए। देखो ये क्या होगा, x की पावर n अपॉन e की पावर ax। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी इनफाइनाइट हो गया, और e की पावर इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट होता, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है तो क्या होगा, हम इसमें लॉपिटल रूल लगाएंगे। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर का कर दीजिए डिफरेंशिएशन और नीचे का भी कर दीजिए डिफरेंशिएशन, लेकिन फिर वही है, x को इन्फिनिटी रखोगे, ये इन्फिनिटी और ये फिर इन्फिनिटी। अच्छा देखो ध्यान दो, हम फिर लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, इसको हम कितने बार भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन नीचे तो e की पावर ax हर बार आएगा ही आएगा, मतलब नीचे का टर्म तो इन्फिनिटी बनना ही बनना है हर बार। हाँ, ऊपर अगर हम इसको n बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे भाई x स्क्वायर है, x स्क्वायर को आप 2 बार कर दीजिए डिफरेंशिएशन तो 2 आ जाएगा, x की पावर 3 को 3 बार कर दोगे डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो मतलब अगर हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट,
तो ऊपर बन जाएगा कांस्टेंट, लेकिन नीचे ये e की पावर ax आएगा ही आएगा, साथ में a भी आएगा, आने दीजिए। तो फाइनली ये कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी थे लिमिट में, अगर आपको याद हो तो मतलब इसकी लिमिट x की पावर n की लिमिट e की पावर माइनस ax को मल्टीप्लाई करने से आंसर फाइनाइट बन गया। फाइनाइट का मतलब कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो, ठीक। तो हम कहेंगे कि x की पावर n जो फंक्शन है बच्चों, ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि x की पावर n क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है। बात समझे? देखो एक दो एग्जांपल यहां पर और किए जाएं जिससे कि बात दिमाग में हमारे बैठ जाए। देखो ध्यान दो, क्या होगा बच्चों, मान लो हमने एक और फंक्शन लिया। मान लो हमने फंक्शन लिया है fx बराबर e की पावर x स्क्वायर, और हमने x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर e की पावर माइनस ax और इंटू e की पावर x स्क्वायर की लिमिट निकालते हैं। देखो ध्यान दो, क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे लिख लेंगे ना, e की पावर x स्क्वायर e की पावर ax, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन करने से भी वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कभी खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जितने बार भी डिफरेंशिएट करोगे ऊपर e की पावर x रहेगा ही रहेगा और नीचे भी रहेगा। तो मतलब यहाँ पर लॉपिटल रूल लगाने से लिमिट कभी निकल नहीं पाएगी। देखो उसका तरीका यहाँ पर ये है, लॉपिटल की जरूरत नहीं है। देखो वजह क्या है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपस में ऐड होंगी, तो x स्क्वायर मतलब ऐसे करके होगा। देखो ये e की पावर x स्क्वायर माइनस ax, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, e की पावर x कॉमन x माइनस a, देखो x को ले गए इन्फिनिटी की तरफ, तो x मतलब बहुत बड़ा है, तो ये टर्म पॉजिटिव है और ये इन्फिनिटी है, तो फाइनली e की पावर इन्फिनिटी यानी आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब ये लिमिट फाइनाइट नहीं आ पाई, तो मतलब e की पावर x स्क्वायर जो है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है, नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। मतलब ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। क्यों? क्योंकि e की पावर माइनस ax से मल्टीप्लाई करके बच्चों इसकी लिमिट जो है वो फाइनाइट नहीं आ पाई। ठीक है, देखो अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ क्लास ए। देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ क्लास ए, फंक्शन ऑफ क्लास ए। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसमें दो बातें हैं बच्चों। पहली बात तो ये है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस हो या सेक्शनली कंटिन्यूअस हो, है ना, मतलब सेक्शन वाइज कंटिन्यूअस हो, है ना, या तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो या अलग अलग इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। जैसे कि मान लो ये फंक्शन मेरे पास है, देखो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो मतलब फंक्शन या तो पूरे में कंटिन्यूअस हो तब भी चलेगा, या सेक्शन वाइज कंटिन्यूअस हो। इसको हम पीस वाइज कंटिन्यूअस भी कहते हैं, सेक्शनली कंटिन्यूअस भी कहते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या सेक्शन वाइज कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस और सेक्शन वाइज, ठीक है, और पीस वाइज कंटिन्यूअस, है ना। फॉर फाइनाइट डोमेन, कोई भी फाइनाइट डोमेन जो हम लें x पॉजिटिव पर, x पॉजिटिव पर अगर हम कोई भी फाइनाइट डोमेन लें, फाइनाइट डोमेन का मतलब x की वैल्यू 0 से 2 ले लो, या x की वैल्यू 0 से 5 ले लो, या 1 to 4 ले लो, या 1 to 100 ले लो, ये सब फाइनाइट डोमेन हो गई x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो मतलब पहली बात तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, या तो पूरे पर कंटिन्यूअस हो, या तो पूरी डोमेन पे ही कंटिन्यूअस हो, या सेक्शन वाइज कंटिन्यूअस हो, टुकड़ों में कंटिन्यूअस हो, किसी भी डोमेन पर। पहली कंडीशन तो देखो ये है। दूसरी कंडीशन तो देखो ये है कि fx इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर।
जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए एज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब दो कंडीशन अगर फंक्शन सेटिस्फाई करता है, अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब फंक्शन या तो पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस हो या फिर पार्ट्स में कंटिन्यूअस हो, है ना। और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है वो क्लास ए का है। देन fx इज ऑफ क्लास ए फंक्शन। जो फंक्शन है वो क्लास ए का होगा अगर हमारा फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये बात यहां पर ध्यान दो। देखो इसके बाद देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर और ध्यान रखो, जैसे कि एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। देखो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक जनरल टर्म है। जैसे इसमें क्या है ना कि ये जो पूरे टॉपिक हैं अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, लाप्लास है, इनवर्स है, हर्मिशियन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका इनवर्स है। तो ये सारे के सारे जो छोटे मोटे टॉपिक हैं ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। मतलब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एक बुक का नाम है। जैसे आप कहते हो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में कई कॉन्सेप्ट आ गए, इंटीग्रेशन में कई कॉन्सेप्ट आ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन एक पूरी बुक का नाम है। तो वैसे ही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एक बुक का नाम है, उसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। देखो ध्यान दो, तो जरा सबसे पहले हम ये समझें कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का मतलब देखो क्या होता है। देखो हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ा था। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा इंटीग्रेशन जिसकी लोअर लिमिट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो, या फिर उसकी अपर लिमिट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो, या दोनों ही इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो, या फंक्शन उस लिमिट के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आए जहां पर हमारा अंदर वाला फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो ऐसे इंटीग्रल को बच्चों हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा करते थे। आपने पढ़ा है पूरा टॉपिक, कोई टेंशन नहीं है। देखो तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या है, एक स्पेशल टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। लेकिन ध्यान रखना इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू निकल भी सकती थी और नहीं भी निकल सकती थी। जैसे जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू निकल आती थी तो हम कहते थे भाई ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है, और जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकलती थी तो हम कहते थे भाई ऐसा है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट है। देखो ध्यान दो, तो यहां पर ये एक प्रकार का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। देखो इस प्रकार का इंटीग्रल, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के ऑफ एस टी और एफ टी और डी टी, है ना। देखो एफ टी कोई फंक्शन होगा, के कोई टर्म होगा। ध्यान रखना टी इसका वेरिएबल है, मतलब हम टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। मतलब टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। बेसिकली ये एक प्रकार का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, लेकिन ध्यान रखना ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होना चाहिए। कन्वर्जेंट का मतलब इसकी वैल्यू निकलनी चाहिए, है ना, इसकी वैल्यू निकलनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखना जैसे t जो है वो फंक्शन का वेरिएबल है, t वेरिएबल है भाई, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है वो वेरिएबल होता है। s जो है, s को यहां पर पैरामीटर कहा जाता है, लेकिन ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ t होता है। ध्यान रखना s जो है वो t से बिल्कुल अलग है, मतलब s और t का आपस का कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। और s जो है ये रियल भी हो सकता है और s जो है ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, है ना। तो ये जो है इस टर्म को हम लोग यहां पर कहते हैं, ध्यान रखना इस पूरे के पूरे टर्म को, मतलब इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी के एस टी एफ टी डी टी, इस पूरे टर्म को यहां पर हम लोग कहते हैं f ऑफ s या t ऑफ एफ टी। और ध्यान रखना s की जगह यहां पर पैरामीटर कोई और भी लिया जा सकता है, मतलब s की जगह हम पैरामीटर p भी ले सकते हैं या s की जगह पैरामीटर u भी ले सकते हैं। तो जो भी पैरामीटर होगा इसका आंसर उसी के टर्म में आएगा, क्योंकि देखो
टी की तो आप लिमिट रख दोगे। जब आप टी की लिमिट रख दोगे, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 0 से π/2 साइन ax को इंटीग्रेट करिए, तो इसका आंसर a के टर्म में आएगा। तो a यहां पर वही काम कर रहा है जो यहां s कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू तो आप रख दोगे ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट बाद में, तो x तो खत्म हो जाएगा लेकिन a रहेगा। तो इसका आंसर देखो यहां पर स्मॉल fs के टर्म में आएगा। मतलब ये कैपिटल f है, इसको हमने फंक्शन को स्मॉल fs मान लिया, इस पूरे फंक्शन को मैंने यहां पर स्मॉल fx मान लिया। अच्छा ध्यान दो, ये जो k होता है इसको कई लोग ऐसे सिंपल दूसरे ब्रैकेट से भी लिखते हैं कि बात है, फर्क नहीं पड़ता है। ये जो k होता है ना, KST, इसको कर्नेल कहा जाता है, कर्नेल, इसको कर्नेल कहा जाता है ना। तो क्या होता है बच्चों, ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं। मतलब इस पूरे टर्म को, यानी कि इस प्रकार के इंटीग्रल को हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं। मतलब कोई भी इंटीग्रल जो -∞ से ∞ तक जाए, साथ में एक फंक्शन हो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूं कि इंटीग्रल -∞ to ∞, है ना, x की पावर a और मान लो sin x dx, मान लो मैंने ये ले लिया। अब देखो ये fx का काम कर रहा है, fx देखो यहाँ पर वेरिएबल x ले लिया, ले सकते हैं, t की जगह x ले लिया। यहाँ पर देखो ये t और s का फंक्शन, देखो ये x और a का फंक्शन है, तो ये एक प्रकार का इंटीग्रल ट्रांसफर। लेकिन हाँ, ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू निकलनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो ये एक प्रकार का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है, जहां पर t की जगह आप x भी ले सकते हैं, पैरामीटर s है उसकी जगह आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं, कोई भी, मतलब कांस्टेंट से मतलब a है, ठीक है। यहाँ पर तो इस प्रकार के इंटीग्रल को हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो मैं कर्नल को कुछ स्पेशल वैल्यू दे दूं, मान लो मैं कर्नल को ऐसा मान लूं, मैंने कहा कि मान लो अगर t लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है, और अगर t 0 या 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू e की पावर -st है। अगर मैं कर्नल को ऐसा ले लूं, अगर मैं कर्नल को ऐसा ले लूं, तो ऐसे केस में ये जो हमारा इंटीग्रल है, देखो ये क्या हो जाएगा भाई। देखो -∞ से ∞ जाना है, अब हमने क्या किया, लेस देन 0 पर तो वैल्यू 0 ले ली, तो जब हम -∞ से 0 जाएंगे तो f की जगह पर, k की जगह पर 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। और इसके बाद जब हम 0 to ∞ जाएंगे तो k की जगह पर ये हो जाएगा e की पावर -st, तो e की पावर -st और ft dt। तो फाइनली देखो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to ∞ e की पावर -st और ft dt, क्योंकि देखो -∞ से 0 में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 से ∞ में इसकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी। तो ये इंटीग्रल ये बन जाएगा। तो इसी इंटीग्रल को कहा जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इसी इंटीग्रल को कहा जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये एक प्रकार का, जैसे इस पूरे को कहते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। उस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने कर्नल को स्पेशल वैल्यू अगर दे दी, तो जब मैंने कर्नल को यहाँ पर स्पेशल वैल्यू दे दी, तो देखो यहाँ पर हमारा जो ये फंक्शन है वो ऐसे करके बन गया। तो इसी को कहा जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अब हम यहाँ पर L ऑफ कैपिटल FT भी लिख सकते हैं, या इसी को स्मॉल fs भी लिख सकते हैं। और s की जगह कई बार लोग यहाँ पर पैरामीटर p भी यूज करते हैं, s की जगह p भी यूज करते हैं, तो उसको स्मॉल ft कह देते हैं। तो ये होता है किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमें किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो ft की जगह वो फंक्शन रख देंगे, e की पावर -st वही रहेगा, ये लिमिट 0 to ∞ भी वही रहेगी, है ना। वैसे इन जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में जो लिमिट है वो -∞ से ∞ रहती है, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में वही लिमिट हो जाती है 0 to ∞। ध्यान रखना, क्योंकि
नेगेटिव वाला पार्ट माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला पार्ट, यहाँ पर कर्नल को ऐसा लिया जाता है कि वो जीरो हो जाता है। ये मतलब स्पेशल वैल्यू है कर्नल की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये बात यहाँ पर ध्यान रखो। तो इसको हम लोग कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब जिस भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा एफ टी की जगह रखना होगा और फिर इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए। जो करना तो फाइनली यहाँ इंटीग्रेशन ही है। देखो ध्यान दो, तो कुल मिलाकर के हम यहां पर जो रिजल्ट पर पहुंचे वो देखो, इस रिजल्ट पर हम लोग यहां पर पहुंचे हैं बच्चों कि मान लीजिए हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हो गया लाप्लास ऑफ एफ टी, है ना, लाप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ टी। तो ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी, और इसी को स्मॉल एफ एस भी कहते हैं। या कई बार देखो ध्यान रखना, ये हम लोग यहाँ पर s की जगह p भी यूज करते हैं, s की जगह हम स्मॉल p भी यूज करते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो मतलब दोनों ही सही है, इसको स्मॉल एफ पी कहते हैं। ये होता है एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को निकालने का फॉर्मूला, है ना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, और एक बात यहां पर ध्यान रखना कि इसमें जो एफ टी है ये होना चाहिए फंक्शन ऑफ क्लास ए, ये भी यहां पर ध्यान रखो, फंक्शन ऑफ क्लास ए होना चाहिए। फंक्शन ऑफ क्लास ए का मतलब फंक्शन या तो पूरा पूरा कंटिन्यूअस हो या अलग अलग इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। दो बातें, है ना। इसमें जो एफ टी हम लेंगे, और अगर आप एफ टी ऐसा लेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि देखो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का मतलब इसकी लिमिट इन्फिनिटी है। भाई जैसे क्या होता है, मान लो अगर मैं 0 टू इन्फिनिटी और साइन एक्स आपको दे दूं और मैं कहूं इसकी वैल्यू निकालिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। 0 टू इन्फिनिटी माइनस बाहर लिया, ये क्या हो गया, कॉस इन्फिनिटी, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस इन्फिनिटी। अब कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू पता ही नहीं क्या है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। ये तो आपने सीखा ही है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है, जिनकी लिमिट इन्फिनिटी होती है या माइनस इन्फिनिटी होती है, या जैसे इस प्रकार का इंटीग्रेशन है, मान लो -1 से 1 तक मैंने 1/x ले लिया। अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, x बराबर 0 जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है उस पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब ये x बराबर 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा तो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गया। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है, लेकिन यहां पर लाप्लास की वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, क्लास ए का है। तो ये कंडीशन है कि अगर फंक्शन क्लास ए का है, ध्यान रखना, अगर फंक्शन क्लास ए का है तो ऐसे केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कन्वर्जेंट होता ही होता है ना। तो इसीलिए फंक्शन को यहां पर हम क्लास ए का मान के चलते हैं। ये बात ध्यान दो। देखो अच्छा, अब हम देखो यहां पर क्या करेंगे, s की जगह पर p लेके चलेंगे। ध्यान रखना, ज्यादातर हम लोग यहां पर p लेके चलते हैं, है ना। s और p दोनों ही चीज ले सकते हैं, ध्यान रखना। देखो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, सबसे पहला क्वेश्चन, हमें लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए। मतलब हमसे कहा गया ft की जगह अगर 1 है, यानी कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये हमको निकालना। तो इजी है, क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा बोलो, हमने कुछ नहीं करना है, ft की जगह पर 1 रखना है। तो e की पावर माइनस pt और dt, ठीक। e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p, और ये हो गया 0 टू इंफिनिटी। देखो ये क्या हो गया, -1/p, ये क्या हो गया, e की पावर माइनस इंफिनिटी और माइनस e की पावर 0।
e की पावर 0 की वैल्यू 1 और e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है ये 0 हो जाता है। आपको याद है e की पावर x ऐसे करके चलता है, कई बार आप ये बातें समझ चुके हो बच्चों। तो e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, देखो इन्फिनिटी, और अगर x को रखेंगे माइनस इन्फिनिटी तो ये हो जाता है 0। तो ये 0 और -1 तो फाइनली 1/p देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो लाप्लास ऑफ 1 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर है ना 1/p होती है ना। लाप्लास ऑफ 1 है। देखो एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चों p जो है ना ये पॉजिटिव है, क्योंकि तभी आप इसे e की पावर माइनस इन्फिनिटी कह रहे हो। अगर p की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे ना तो ये e की पावर प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर p क्या है, पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखना। p जो बच्चों यहाँ पर हम ले रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव ही ले रहे हैं, इस बात को जरा यहाँ पर समझो, ठीक है। इसमें p जो है हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, इस बात को यहाँ पर समझो। तो 1 का लाप्लास क्या हो गया, 1 का लाप्लास हो गया 1/p। इस रिजल्ट को याद रखना है, 1 का जो लाप्लास है इस रिजल्ट को बच्चों यहाँ पर हमको याद रखना है। देखो आगे बढ़ते हैं। हर चीज का लाप्लास हम निकाल सकते हैं, हर एक फंक्शन का लाप्लास निकाला जा सकता, मतलब निकालते नहीं है, निकाला जा सकता है, कुछ लिमिटेड ही निकालते हैं। दुनिया के हर फंक्शन का निकालने चले तो उसी में सालों बीत जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाप्लास ऑफ t की पावर n जो है ये होता है गामा n+1 p की पावर n+1। लेकिन ध्यान रखना n+1 को पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अगर t की पावर n है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा गामा n+1 अब देखो गामा हम जानते हैं, गामा में क्या होता है, अगर मान लो n पॉजिटिव इंटीजर होता है या नेचुरल नंबर होता है तो गामा n+1 जो है ना ये n फैक्टोरियल हो जाता है। अदरवाइज गामा n+1 को हम n गामा n लिखते हैं। देखो बीटा गामा फंक्शन भी थोड़ा बच्चों हमको आना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, इंटीग्रेशन में सारा मैंने आपको सिखाया था। और ध्यान रखना गामा हाफ की जो वैल्यू है ये √π होती है। पुराने रिजल्ट बच्चों आने चाहिए क्योंकि ये सब यहाँ पर कई बार यूज होने लगते हैं, ठीक है। तो अगर ये रिजल्ट हमको मालूम होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान दो, तो लाप्लास ऑफ t की पावर n जो है ये होता है गामा n+1 p की पावर n+1। देखो ये कैसे हुआ, इसको करते हैं, आसान है। देखो इंटीग्रेशन अगर हमें आता है तो कर लेंगे। देखो ध्यान रखना, लाप्लास ऑफ t की पावर n की वैल्यू चाहिए, इसमें रखो इंटीग्रल 0 to ∞ e की पावर -pt और ये हो गया t की पावर n dt। बात समझे, बताओ भाई। देखो ध्यान दो बच्चों, ये रिजल्ट होता है गामा n का, इंटीग्रल 0 to ∞ e की पावर -x x की पावर n-1 dx, ये रिजल्ट गामा n का होता है। तो हमें इसके जैसा कुछ यहां पर बनाना होगा। देखो ध्यान दो, क्या करें, pt को हमने x मान लिया फॉर एग्जांपल। अब अगर pt को x माना तो वेरिएबल को चेंज करना होगा। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, dt की जगह dx लाना होगा, तो डिफरेंशिएट करो तो p इंटू dt बराबर dx हो जाएगा। तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx/p हो जाएगी बेटा, ठीक। और देखो समझो इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज करनी होगी। जैसे अगर t है 0 तो x हो जाएगा 0, अगर t है इन्फिनिटी तो x हो जाएगा इन्फिनिटी, और e की पावर -x हो गया। t क्या है, t है x/p, तो देखो x की पावर n/p की पावर n हो जाएगा और dt हो जाएगा dx/p, है ना। t क्या है, x/p। देखो ध्यान दो, p की पावर n+1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to ∞ हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया e की पावर -x और x की पावर n dx। बात समझे, बोलो। अब देखो यहां n-1 है तो यहां n है, और अगर यहां n होगा तो यहां अपने आप ही n+1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा किसका,
ये हो जाएगा गामा n प्लस 1 का अपॉन p की पावर n प्लस 1। भाई यहाँ n माइनस 1 था तो यहाँ n हो गया, और जब यहाँ n होगा तो यहाँ n प्लस 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है, गामा n प्लस 1। बात समझे? तो ये बच्चों यहाँ पर हमने गामा की हेल्प से इसको निकाला है ना, गामा की हेल्प से इसको निकाला। और यहाँ पर भी जब हम गामा n लिखते हैं तो एक्चुअली n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये n प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो जैसे t की पावर 2 का हमको चाहिए तो n की जगह 2 रखो, t की पावर 3 का चाहिए n की जगह 3 रखो। ध्यान रखना आंसर p में आएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो आंसर आता है वो हमेशा p में आता है, वो p का फंक्शन होता है। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा p के टर्म में आता है, वो p का फंक्शन होता है, ध्यान रखो। ठीक बात है, तो लिखो इसको ध्यान से। अच्छा, मान लो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं एक और फंक्शन का। मान लो हमको थर्ड में, देखो ये सब क्या है जो मैं बता रहा हूं, ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। मान लो हम लाप्लास ऑफ e की पावर at को निकालना चाहते हैं, है ना। और ध्यान रखना हम लाप्लास ऑफ e की पावर at को हम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दो। यही फार्मूले को लगाओ, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt, और ये हो जाएगा e की पावर at और dt। अब देखो ये हो गया यहाँ पर, क्या बोलो, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर, ये हो गया a माइनस पी टी और dt, है ना। बोलो भाई, एक काम देखो यहाँ पर करते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखो, इस फार्मूले को जब लिया गया तो p को a से ज्यादा लिया गया, ये बात ध्यान देना, है ना। देखो इसमें से माइनस को कॉमन अगर हम लें तो हो जाएगा e की पावर माइनस p माइनस a और t dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस p माइनस at और माइनस ऑफ p माइनस a नीचे आएगा, और 0 2 हो जाएगा इन्फिनिटी। देखो ये क्या हो गया, 1 अपॉन माइनस ऑफ p माइनस a। अब देखो t को रखेंगे इन्फिनिटी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी और e की पावर 0 जो 1 हो गया। तो फाइनली देखो ये हो गया 1 अपॉन माइनस ऑफ p माइनस a, और ये हो गया 0 माइनस 1, ये हो गया 1 अपॉन p माइनस a। तो ध्यान रखना हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं जो हमारा p है वो a से बड़ा है ना। p जो है वो a से बड़ा है, क्योंकि तभी देखो हमने इसको पॉजिटिव माना, और तभी ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि p a से बड़ा है। क्योंकि p माइनस से पॉजिटिव होगा तो आगे माइनस है, तो कुल मिला के वो पूरी वैल्यू e की पावर माइनस इन्फिनिटी तभी हुई, तभी वो 0 हुआ। ये बात यहाँ पर ध्यान देना, है ना। तो लाप्लास ऑफ e की पावर at जो है ये हो गया 1 अपॉन p माइनस a, ये अपने आप में एक फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने कुछ अच्छे रिजल्ट यहाँ पर लाप्लास से पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे। लाप्लास इंटरेस्टिंग है। लाप्लास जो है, क्योंकि यहाँ पर ये अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक है, इसमें इंटीग्रेशन वगैरह आ रहा है, तो ये बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है ना। इसमें थ्योरी नहीं है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है, जैसे प्योर मैथ्स होता है। हालांकि मुझसे पढ़ने के बाद आपको वो भी इंटरेस्टिंग लगने लगा होगा कि उसमें थ्योरी तो है लेकिन मज़े हैं, लॉजिक है। तो ये थोड़ा सा अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक है, तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इंटीग्रेशन आना चाहिए अच्छे से, और बेसिक फंक्शन की थोड़ी समझ होनी चाहिए कि भाई e की पावर x क्या होता है, e की पावर माइनस x क्या होता है, ये सब बच्चों हमको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, लिखो इसको ध्यान से।